दोबारा से बता रहा हूँ, टू कर रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स का पेपर 2 कर रहे हैं आज, ठीक है। उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहे हैं एन आयोडीन आइसोटोप्स I53 131. 131 is the mass number and 53 is the atomic number of iodine, isotope of the iodine. अब आइसोटोप जो मर्जी हो जाए आयोडीन का, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 ही रहेगा। ऊपर 131 हो, 130 हो, 132 हो, 134 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नीचे वाला यहां मैं लिख दूं, फर्स्ट करो मैंने यहां लिख दिया कि I135 और नीचे 53 ही लिख दिया, तो इसका मतलब ये भी आयोडीन का आइसोटोप ही है, ठीक है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आयोडीन का आइसोटोप, इसका मास नंबर क्या है। मास नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है आइसोटोप्स के ऊपर, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपसे कह रहा है आयोडीन जो कर रहा है वो डिके कर रहा है बाय द बीटा इमिशंस कर रहा है, मीन बीटा निकाल रहा है। अगर बीटा निकाल रहा है तो बच्चा बीटा निकालने के लिए अगर वो बीटा आउट कर रहा है तो उस टाइम आपके पास क्या होना चाहिए। अगर वो बीटा आउट कर रहा है तो क्या होगा, मतलब +1 हो जाएगा ना, +1 होगा, जी। यानी बीटा का पार्टिकल +1 हो जाएगा, ठीक हो गया। एटॉमिक नंबर ना। एटॉमिक नंबर +1 हो जाएगा। तो आपसे कह रहे हैं स्टेट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ पार्टिकल इन द न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम है आपके पास किस चीज का, ऑफ आयोडीन। आयोडीन। न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब है इसने कुछ भी इसने लिया या दिया नहीं है, ठीक है। न्यूट्रल एटम ऑफ आयोडीन, इसमें कितने, इसमें 53। 53 एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन भी 53 ही, हम्म। तो इलेक्ट्रॉन भी 53 ही हो। तो ये तो दोनों हो गए 53 जी। माइनस 131 माइनस 53 कर लो, 131 माइनस 53, तो आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन्स भी आ जाएंगे। हम्म। तो ये हो गया आपके पास 53, ये भी हो गया 53, और ये हो जाएगा 131 माइनस 53, दोनों को माइनस करो कितना आता है, 78। 78। अच्छा, अब ये तो हो गया 78, आंसर आ गया। अब इसने कहा है कि भैया यहां पर इसने देखो बता दिया है कि जब उसने बीटा इमिट किया तो उसने हेक्सोन को बनाया। तो वो आपसे कह रहा है हेक्सोन का सिंबल लिखो, देखो स्टेट, स्टेट आपसे कह रहा है स्टेट, जस्ट वेट, आपसे कह रहा है स्टेट करो किस चीज को, स्टेटस सिंबल इन स्टेट द लाइट। म्यूटेशन फॉर द हेक्सोन। हेक्सेन के लिए आपने बताना है, तो आपने यहां लिखना है XE, XE तो उसका सिंबल है, तो ये आ जाएगा XE। उसके बाद उसने कहा बीटा इमिट किया, तो जब बीटा इमिट किया तो ये हो जाएगा 54, और ऊपर आ जाएगा 131, क्योंकि बीटा पार्टिकल्स जब इमिट सर होंगे आई क्या होगा। हमने आयोडीन वाला ही क्यों लिखा? आयोडीन मास नंबर। वाला क्योंकि बेटा उसने जब बीटा पार्टिकल इमिट किए ना, तो बीटा पार्टिकल में नीचे वाला +1 से इंक्रीज हो जाता है, ऊपर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यही पढ़ा है ना कि हम्म। बीटा पार्टिकल में नीचे वाला यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, बट देयर इज नो चेंज इन द मास नंबर। तो दैट्स वाई हमने जब उसका आंसर दिया तो हमने मास नंबर को चेंज नहीं किया, बट हमने एटॉमिक नंबर को इंक्रीज बाय 1 कर दिया। क्लियर हो गई बात। जी सर। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास ये क्वेश्चन तो हो गया हल। अब चलते हैं आगे जी। एक मिनट, पहले मैं जरा इसको रब कर दूं सबको। एक मिनट बेटा, मुझे एक मिनट दे दो, ये स्क्रीन थोड़ी सी डैमेज हो रही है मेरी आज, पता नहीं कि क्यों। हम्म, अच्छा, अब देखो नीचे आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट्स में आपसे कह रहा है द बैकग्राउंड काउंटर रेट रेडियो एक्टिविटी इन द लैब इज इतना। ये बैकग्राउंड काउंटर रेट है, ये क्या है आपके पास, बैकग्राउंड काउंटर रेट है। अब देखो, बी में आपसे ये कह रहे हैं द काउंटर रेट,
द बैकग्राउंड काउंटर रेट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी इन द लेबोरेटरी इज 30 काउंट पर मिनट। यानी बैकग्राउंड रेडिएशन जो है वो 30 काउंट पर मिनट है। तो 30 काउंट तो पहले से ही मौजूद है। ठीक हो गया, 30 काउंट पहले से ही मौजूद है। अब वो आपसे कह रहे हैं अ रेडियो एक्टिव सैंपल हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 50 मिनट्स है। एक रेडियो एक्टिव आपको सैंपल दिया गया है, XYZ कोई भी कुछ भी हो सकता है वो, और उसका कहा गया कि उसकी जो हाफ लाइफ है वो 50 है। मतलब ये हो गया हर 50 मिनट के बाद जो चीज आपको प्रोवाइड हुई है वो हाफ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? हाफ। हाफ हो जाएगी। द सिंपल ऑफ प्लेस एट द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द रेडिएटर डिटेक्टर, यानी उसको प्लेस किया गया है एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर डिटेक्टर से। मतलब ये हुआ कि भैया अगर लेट सपोज यहां पर डिटेक्टर मौजूद है, इस जगह पर आपके पास इस जगह पे डिटेक्टर है, ठीक हो गया, तो यहां पर प्लेस किया गया है आपके मटेरियल को, जो भी मटेरियल दिया गया। द डिटेक्टर मेजर एन इनिशियल काउंटर रेट फ्रॉम द सैंपल इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड इज इतना। अब इस डिटेक्टर के ऊपर जो रीडिंग आई है वो आई है 310। कितनी आई है? 310। लेकिन उसमें बैकग्राउंड भी मौजूद है, तो बैकग्राउंड तो ये हो गया भैया आपके पास। तो सबसे पहले तो इसको इसमें से निकाल लो, क्योंकि बैकग्राउंड तो पहले निकल जाएगी। तो 310 में से 30 निकाल दो तो ये आ गया 280। अब जो सैंपल की रेडिएशन है वो रह गई आपके पास 280। कितनी रह गई? 280 रह गई। अब आपसे वो क्या कह रहे हैं, यानी ये जो आपकी सैंपल की रेडिएशन आई ना वो आई 280। कितनी आई आपके पास? 280। उसने दी 310 है, लेकिन 310 में बेटा 30 जो है वो काउंटर रेट जो है वो बैकग्राउंड का है। तो बैकग्राउंड का हमें नहीं पता कि क्या 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 किस किस की कितनी हाफ लाइफ है, लेकिन उसने कहा है कि सैंपल जो दिया गया उसकी हाफ लाइफ दी गई है 50 मिनट। बात समझ आ गई? जी। अच्छा, अब वो आपसे कह रहा है भैया अगर ये आपकी 50 मिनट हो गई है, अब उसने आपसे कुछ कहा है, कहने क्या क्या कह रहा है वो आपसे? वो कह रहा है आपसे कि भाई प्लॉट करें on the diagram 10.1, plot the suitable points and draw the graph for the counter rate from the sample correct for background radiation, corrected for background radiation at its change with time। आपने बैकग्राउंड रेडिएशन के साथ करेक्ट करते हुए उसको क्या करना है? स्टार्ट करना है, उसकी बैकग्राउंड रेडिएशन को करेक्ट करना है पहले, उसके बाद उसकी चेंज विद द टाइम आपने ग्राफ बनाना है कि भाई वो कैसे 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 ग्राफ बनेगा। ठीक हो गया? अब सबसे पहले मुझे पता चल गया, क्या चीज पता चली? ये जो काउंटर रेट है ये कितना रह गया? 280 रह गया। कितना रह गया? 280। अब मुझे 280 से स्टार्ट करना है अपने ग्राफ को सबसे पहले। तो जी सबसे पहले तो इस ग्राफ को ऊपर थोड़ा मैं ले आता हूं यहां पर जी। टाइमिंग ये नीचे आ गई मेरे पास, ठीक है, टाइम नीचे दी हुई है उसने, और आपकी सैंपल जो होगा वो यहां से स्टार्ट होगा। तो ये जो है 300 है, तो हम स्टार्ट करेंगे 280 से। तो 280 क्योंकि हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 280 से, ये हो गया 250, हाफ जो है 250 हो गया। फिर इसका मतलब ये हो गया कि 1 2 3 4 10 है, 10 50 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1 5 को, तो 5 10 ये 60, ये 70 और ये हो गया 80। तो ये हो गया 280 यहां तक। क्लियर हो गया? अब इस जी। पॉइंट से उसने स्टार्ट होना है 0 से, एक पॉइंट तो ये आ गया। फिर उसने कहा उसकी हाफ लाइफ है 50 मिनट, तो 50 मिनट पे जाओ। 50 मिनट क्या है? 1 2 3 4 5, ये है 50 मिनट। यहां वो हाफ हो जाएगा, इस 50 मिनट पे वो हाफ हो जाएगा। तो 280 जब हाफ होगा कितना हो जाएगा? 280 को 2 पे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 140। 140 यहां आ जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब है इस पॉइंट को मैं ऊपर लेके जाऊंगा यहां से सीधा यहां पे, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास एक पॉइंट। मीन जब फर्स्ट टाइम वो क्या होगा, वो जी डिक्रीज होगा तो यहां पर आ जाएगा। अब
आफ्टर 50 मीन 100 पे और वो हाफ हो जाएगा। तो 140 जब हाफ हुआ कितना हुआ? 70 हो गया। तो ये 50, 60, ये 70, मतलब आपकी ये 100 वाली लाइन जो है ये 50, ये 60, ये 70 यहां पर चला जाएगा आपके पास। थर्ड पॉइंट यहां आ गया। फिर 150 पे जाएगा, 150 आ गया यहां पे। तो अब जब 70 हाफ होगा तो कितना हो जाएगा? 70 हाफ होके 35 बच गया। तो 35 का मतलब हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 20, नहीं, ये 10, 20, 30, 40, 50, अच्छा ये 50 यहां आता है। तो ये 10, ये 20, ये 30, ये 35 यहां पर आ गया आपके पास, इस पॉइंट पे आ गया। ठीक हो गया? यानी आपके पास 4 पॉइंट बन गए। अगर आप 4 पॉइंट ही बना दो तो भी काफी है, नहीं है तो एक और पॉइंट बना तो भी। तो यहां से ये यूं स्टार्ट होगा, देखो यहां से ये यूं जाएगा पहले, फिर यहां से, लेकिन लाइन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। मेरी स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है इसलिए मैं प्रॉपर लाइन नहीं बना पा रहा। फिर यहां से यूं जाए, सर जितने पॉइंट्स बन सकते बनाए। 3 या 4, मिनिमम 3 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा आप जितने बना सकते हो। ठीक हो गया? बन गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? सही हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट के। नेक्स्ट क्या है आपके पास बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इमिशन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सोर्स पास थ्रू अ होल। ये रेडियो एक्टिव सोर्स पड़ा हुआ है यहां पर, देखो इस जगह पे, इस होल के थ्रू रेडिएशन पास हो रही है। ठीक है? अब आगे जो है यहां पर ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू पेज है, एक्सिस बने हुए ना, तो इनटू पेज है। क्या है? इनटू पेज। अब आपको पता है हमने जब रेडिएशंस पढ़ी थी तो हमने 3 टाइप की रेडिएशन पढ़ी थी। उनमें कहा था 2 पे जो होगा वो चेंज आएगा, और बाकी 2 पे चेंज, 1 पे चेंज नहीं आएगा। मीन गामा रेज जो है वो स्ट्रेट गुजर जाएंगी, तो यहां से गामा रेज तो सीधी बी पे चली गई। समझ आ गई बात पे? जो बीटा रेज है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगी, तो बीटा रेज जो होंगी वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होते हुए आपकी ऊपर जानी चाहिए, नीचे जानी चाहिए। इनटू पेज है तो इनटू पेज में नीचे जाती है। ठीक हो गया? तो वो यहां पर बी पर, सी पर आ गई, और ये ए पे चली गई। बात समझ आ गई? जी। अब वो नीचे आपसे कुछ इसके बारे में पूछेगा, क्या पूछेगा वो डिस्कस करते हैं। अब वो आपसे कह रहा है कैरिड आउट एग्जाम्पल कर रहा है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कैरिड आउट इन द वैक्यूम। आपसे रेडिएशन आर प्लेस एट ए बी सी, दे गिव द फॉलोइंग रीडिंग्स। वो फॉलोइंग रीडिंग्स दे रहे हैं। ए के ऊपर ये बी है, ठीक है, यहां बी लिखा हुआ है, यहां पर बी है। बी के ऊपर जो रीडिंग दे रहा है वो 5 काउंटर दे रहा है। सी के ऊपर जो रीडिंग दे रहा है वो कितनी दे रहा है? 3 काउंटर दे रहा है। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब वो आपसे क्या कह रहे हैं आगे? द रेडिएशन सोर्स इज देन कंप्लीटली रिमूव्ड। वो कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? रिमूव। रिमूव कर दी। तो तब रीडिंग ये आ गई। ठीक हो गया? ए के ऊपर रीडिंग आ गई 33, बी सी के ऊपर रीडिंग नहीं है। जस्ट वेट, मैं जरा रीडिंग देख लूं, ये क्यों मिस प्रिंट है यार? यहाँ पे मिस प्रिंट हो रहा है, वेट कर दो, मैं थोड़ी सी रीडिंग ले लूं इसकी, कि ये क्वेश्चन क्यों मिसप्लेस्ड हो रहा है हमारे पास। अच्छा, ये मेरे पास इधर भी मिस प्रिंट है बेटा। चलो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, मिस प्रिंट आ रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि मिस प्रिंट के ऊपर मुझे नहीं पता इसमें अभी क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाओ, ठीक है, उसको अभी फिलहाल छोड़। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहे हैं, देखो, स्टेट द नेचर ऑफ अल्फा गामा रेज। ये अल्फा है, गामा है, कौन सा है? गामा है। गामा है। हाँ, तो गामा रेज की नेचर बताओ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या आयनाइजिंग पावर।
नहीं होती। आयनाइजिंग का कुछ नहीं, नेचर लिखना है उसका। तो गामा रेज की नेचर जो है वो क्या है, वो ईएम वेव्स है, बात खत्म। ठीक हो गया। ये भी लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है। नहीं बेटा, नेचर की बात कर रहा है वो। तो नेचर जो होती है वो उसके बारे में बताना होता है ना, कि वो क्या है और क्या नहीं है। वेव लेंथ स्मॉलर या बिगर या ये तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है फिर, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब आपसे कह रहे हैं अ बीम ऑफ अल्फा एंड बीटा passes in a vacuum between the hole of a straight magnet. स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में से अल्फा और बीटा को पास किया गया है। कंपेयर द डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यानी इन दोनों का डिफ्लेक्शन आपने कंपेयर करना है। तो जब दोनों का डिफ्लेक्शन हम कंपेयर करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, अल्फा और बीटा का डिफ्लेक्शन जो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। किससे होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी वो तो मैग्नेट के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि मैग्नेट पड़ा हुआ है, तो अगर मैग्नेट जैसे भी पड़ा है, तो अगर अल्फा होगा तो इस अल्फा अगर होगा, तो लेट सपोज अगर वो अल्फा इस डायरेक्शन में हो गया है, मीन अगर अल्फा इस डायरेक्शन में हो गया तो बीटा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक हो गया। तो ऑपोजिट हम्म। डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, सबसे पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, अल्फा जो है वो कम डिफ्लेक्ट होगा, बीटा जो है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। बात समझ आ गई? तो दो जी। हो गए। ठीक हो गया ना, दो हो गए ना। हम्म। तो अगर ये दो लिख दो तो भी ठीक है, नहीं लिख सकते, एक और लिखना चाहो तो भी लिख दो कि जो अल्फा का कर्व है, दोनों कर्व में ही होंगे, लेकिन अल्फा का कर्व जो है वो प्रॉपर कर्व बनेगा, और जो बीटा बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपका सर्कुलर शेप में बनेगा। ठीक हो गया। अदरवाइज ये दो ही काफी हैं बस। एक डिफ्लेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, डिफ्लेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दूसरे में क्या हो जाएगा, बीटा जो है वो मोर डिफ्लेक्ट मोर देन द अल्फा पार्टिकल्स। क्लियर होगी बात? जी। अब आ जाओ सी पार्ट पे। अ बीम ऑफ बीटा पार्टिकल पासेस इन अ वैक्यूम थ्रू द इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब बीम ऑफ बीटा पार्टिकल सिर्फ पास हो रहा है थ्रू द इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन अ पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मेटल प्लेट। यानी यहाँ चार्ज मेटल प्लेट पड़ी हुई है, लेट सपोज इस टाइप पे, एक मेटल प्लेट यहां रख दी, एक मेटल प्लेट यहां रख दी, इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है। बीटा जो है आ रहा है यहां से, पास आउट हो रहा है, बीटा आके पास आउट हो रहा है। ठीक हो गया। उसके कहने का मकसद ये है। ऑपोजिटली, सॉरी ऑपोजिटली, एक पॉजिटिव है, ऑपोजिटली लिखा हुआ है, सॉरी मैंने कहा शायद पॉजिटिवली, तो ऑपोजिटली लिखा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है प्लेट के ऊपर। ठीक हो गया। और आपसे कह रहा है उसमें बीटा गुजर रहा है। अब जब बीटा गुजर रहा है, बीटा नेगेटिव चार्ज है। हम्म। अब जी। जब बीटा नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को तो वो रिपेल करेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ तो वो नहीं जाएगा। आपसे कह रहे हैं डिस्क्राइब द पाथ ऑफ द पार्टिकल, यानी बीटा पार्टिकल का डिस्क्राइब करो कि वो क्या होगा। तो बीटा पार्टिकल जो होगा वो कर्व के तौर पे क्या होगा, कर्व पाथ बनेगा। किस साइड पे हम्म। जाएगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ जाएगा। टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो होगा, टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज प्लेट जो होगा, वो क्या हो जाएगा, कर्व पाथ में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ गई? हम्म। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे बीटा पार्टिकल जो होगा व्हेन इट्स पास थ्रू द इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो वो क्या करेगा, वो डिफ्लेक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट इन अ कर्व पाथ। ठीक हो गया जी बच्चा, ठीक हो जी। गया? कोई जी प्रॉब्लम सर। इसमें? नो। अच्छा, अब देखो आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन शोज द डिके ऑफ एन आइसोटोप, एक डिके शो कर रहा है। अब जब डिके शो कर रहे हैं तो गौर से जरा देखो क्या किया, पीओ हुआ है, उससे पीबी बना है 82 और 2206, और एक और पार्टिकल उसके साथ बन गया है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर कितना है, 4 है। फोर। मास नंबर 4 है, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया हीलियम।
मीन अल्फा पार्टिकल बन गया, क्योंकि 2 और 4 है ना, तो हीलियम का 2 होता है, इसका 4 जी। होता है। मीन अल्फा डिके हो रहा है। क्या हो रहा है? डीके। अल्फा डिके। तो आपसे कह रहे हैं एक्स पार्टिकल का नेचर बताओ, तो नेचर ऑफ द अल्फा एक्स क्या हो गया? हीलियम हो गया। क्या हो गया? हीलियम। तो यहां मैं लिख दूंगा हीलियम। फिर आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड जेड। ए और जेड कौन सा? ये वाला ए और ये वाला जेड। तो अल्फा डिके में हमें पता है कि अल्फा डिके में क्या होता है, जो ए होता है वो डिक्रीज बाय 4 होता है, और जो जेड होता है वो डिक्रीज बाय 2 होता है। तो 2। इसका मतलब है ये जो है ये ऑलरेडी डिक्रीज हो चुके हैं दोनों। तो ये जो है ये हम्म। बाय 4 हुआ तो 206 हो गया। तो इससे पहले कितना हुआ होगा ये? अब ऐड होगा इसके साथ, पहले डिक्रीज हो चुका है ना, तो अब इसके साथ ऐड कर। हम्म। तो 206 प्लस 4 कितना आ गया आपके पास? 210। तो हम्म। 810 हो गया। अब ये जो है ये है 82। तो 82 2 से डिक्रीज हुआ है, तो 2 इसके साथ ऐड अप कर लो तो कितना आ गया? 84। तो 4। यहां पर आ गया 84। तो ए हो गया 210 और बी हो गया 84। क्लियर हो गई बात? जी। कोई ऐसी चीज जो हेडिक दे रही है? नो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं स्टेट द नेचर ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। स्टेट करो बेटा नेचर को। अल्फा पार्टिकल की नेचर क्या आएगी? किसकी? अल्फा पार्टिकल लिखा हुआ है बेटा, सामने नजर आ रहा है ना। स्टेट द नेचर ऑफ जी। एन अल्फा पार्टिकल। क्या आएगी नेचर अल्फा पार्टिकल? मास नंबर 4 होता है। बेटा अल्फा पार्टिकल की नेचर होती है हीलियम। बीटा पार्टिकल की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन्स, और गामा पार्टिकल की नेचर होती है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ आ गई बात की? जी। तो यहां क्या लिखोगे आप? हीलियम। हीलियम। फिर कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट कैन बी यूज टू डिटरमाइन वाइदर अ बीम ऑफ पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ अल्फा और बीटा। हम कैसे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड को यूज कर सकते हैं कि बताने के लिए कि भैया ये बताओ कि इसमें ये अल्फा पार्टिकल है कि बीटा पार्टिकल है। तो हम कैसे करेंगे उसको? कैसे यूज बताएंगे? जी बेटा डिस्क्राइब कैसे करेंगे यहाँ पे? डिस्क्राइब ऐसे करेंगे बच्चा कि व्हेन द बीम ऑफ पार्टिकल्स pass in a electrical field, then alpha particle have positive charge, then they deflect toward the negative charge या negative field, and beta particle deflect toward the positive field। बात समझ आ गई? जी। फिर कह रहे हैं डिस्क्राइब द पाथ ऑफ गामा पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में गामा पार्टिकल का जो पार्ट होगा वो कैसे होगा? पॉजिटिव। बेटा गामा जो है वो उसका पाथ जब डिस्क्राइब होगा तो उसपे तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, वो तो स्ट्रेट ही रहेगा ना। गामा पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट का कोई, मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो चार्ज तो है ही नहीं। गामा के ऊपर तो चार्ज है ही नहीं, वो तो न्यूट्रल है ना। तो उसके ऊपर किसी जी। टाइप का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहां हम लिखेंगे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो स्ट्रेट जैसे जा रही है वैसे ही सीधी चली जाएगी। समझ आ गई? जी। नेक्स्ट में कह रहे हैं स्टेट व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म आइसोटोप। यूज द टर्म प्रोटॉन नंबर एंड न्यूक्लियन नंबर इन योर एक्सप्लेनेशंस।
तो आइसोटोप क्या होते हैं बेटा? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हाँ, और डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर होता है। ठीक है बेटा, उन्होंने कहा आपने दो टर्म्स यूज करने हैं, प्रोटॉन को यूज करना है और न्यूक्लियॉन नंबर को यूज करना है। तो हम कहेंगे आइसोटोप्स मीन, या इस तरह कहेंगे एटम्स which have same number of proton but different number of nucleon, that's that called isotopes। क्लियर हो गया बेटा? जी। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो।